हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको परिभाषाएं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको 3 परिभाषाओं की कल वीडियो दी थी ठीक है, जिसमें आपके साथ ताली थी, खाली थी और एक विभाग था। अब आज आपकी होने वाली है सम होने वाली है, ठीक है, ठेके की होने वाली है और एक और है, शायद वो मैं बता दूंगी आपको जब बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम। पहले हम लेंगे सम की, जो आपकी तालीम में जो सम होता है उससे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक ताल की प्रथम मात्रा को क्या कहते हैं। हम प्रत्येक ताल की जो प्रथम मात्रा होती है हम उसको क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा सम कहते हैं। वो आपके ऑप्शंस में सम देगा, सम, खाली, ठीक है, ताली या कोई नहीं, या और भी कुछ ऑप्शंस रख सकता है वो। तो आपका आएगा सम कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गीत या गत की बंदिश में जिस स्थान पर जिस स्थान पर अधिक जोर या बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन सुनिए दोबारा। गीत या गत की बंदिश में जिस स्थान पर हम जोर या बल देते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं। तो आपका आंसर आएगा उस स्थान को हम सम कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गीत प्रारंभ किया या हमने कोई गत ले ली, अब हमने वो शुरू की है फिर हमें उसको समाप्त भी करना है, तो हम उस स्थान को हम सम ही कहेंगे, क्योंकि सम से ही प्रारंभ होगा और सम पर आके वो समाप्त होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है, ताल का प्रारंभ किस स्थान से होता है। आपका जो ताल होता है वो हम किस स्थान से प्रारंभ करते हैं। तो हम वो प्रारंभ करते हैं सम से। ताल का प्रारंभ हम सम से करते हैं। आपका ऑप्शन दे देगा वो खाली से प्रारंभ करते हैं, हम खाली से प्रारंभ तो नहीं करते हैं, तो इसे हम सम से ही प्रारंभ करते हैं। और प्रथम मात्रा को हम सम ही कहेंगे, उसको ताली नहीं बोलेंगे। बेशक हम उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ताली मारते हैं, लेकिन वो होती है आपकी सम ही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, सम का चिन्ह क्या होता है। सम का चिन्ह क्या होता है। तो आपका सम का चिन्ह होता है क्रॉस। क्या होता है, क्रॉस का होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रॉस होता है। फिर आता है, किसी भी ताल में सम कितने होते हैं। किसी भी ताल में सम कितने होते हैं। जैसे तालियां आपकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, खाली भी किसी में आपको एक से ज़्यादा दिखती हैं। तो आपके क्या सम भी एक से ज़्यादा होंगे या सिर्फ एक ही होगा। तो आपका आंसर होगा सिर्फ एक ही सम होगा। सिर्फ प्रथम विभाग की प्रथम मात्रा पर ही सम आएगा, अन्य किसी और मात्रा पर या और किसी विभाग को हम सम नहीं कह सकते। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सम कहाँ दिखाया जाता है। सम जो है कहाँ दिखाया जाता है। तो आपकी प्रत्येक ताल की प्रथम विभाग के प्रथम मात्रा पर सम दिखाया जाता है। आपका क्वेश्चन आ जाए कि सम कहाँ दिखाया जाता है, तो प्रत्येक ताल की प्रथम विभाग के प्रथम मात्रा पर सम दिखाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सम कहाँ अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। सम जो है वो आपका अनिवार्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है। तो आपका ताल में ही देखने को मिलता है। सम जो है वो आपका अनिवार्य रूप से ताल में देखने को मिलता है, लेकिन गायन में भी सम पर आकर मिला जाता है, नृत्य में भी सम पर आकर मिला जाता है, लेकिन विशेषकर से आपका ताल में ही आकर के हम सम पर मिलते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, सम किन के बोलों की प्रधानता होती है।
सम में जो है वो किन बोलों की प्रधानता मिलेगी हमें। जैसे खाली में तो आपको ता तीन बोलों की प्रधानता मिलती है, तो आपको ऐसी सम में किन बोलों की प्रधानता मिलेगी, तो आपका धा और धिन बोलों की प्रधानता मिलेगी। जैसे कि आपको पता 3 ताल का ठेका आपको धा से शुरू होता है, तो प्रथम मात्रा उसकी धा होती है, तो उस पर हम सम का चिन्ह लगाते हैं। और झपताल में आपका धिन धी धी से शुरू होता है, तो हम उसको क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। लेकिन रूपक ताल में ऐसा नहीं है। रूपक ताल में जो प्रथम मात्रा पर जो सम लगता है वो तिन की आवाज आती है, ती ती ना धी ना धी ना। ये तो आपका रूपक ताल, तो उसमें आपका तीन ही लगता है। लेकिन कुछ कुछ ताले हैं जिसमें आपको प्रथम मात्रा पर खाली के बोल देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो आपको अधिकतर तालों में ही आपको धा और धिन ही देखने को मिलता है प्रथम मात्रा पर, सम पर। तो वादक या गायक कार्यक्रम के स्थान, ठीक है, समय संगीत को समझने के लिए सम पर जब आते हैं तो कौन सी क्रिया करते हैं। ठीक है, जब आपके मान लीजिए कोई गायक या वादक करता है, वो कोई सा भी कार्यक्रम कर रहा है, ठीक है, उसको अपना संगीत दिखाने आए, संगीत को समझाना है। जैसे वो गायक और वादक है जो आपको वो गीत गा प्रारंभ कर रहा है, कुछ भी गजल गा रहा है, ठुमरी गा रहा है वो, तो उसे दर्शकों को दिखाना है कि वो संपर्क आ करके मिल रहा है। तो वो कैसी क्रिया करके दिखाना चाहता है कि मैं हाँ अब संपर्क आ गया हूँ, तो आंसर होगा वो सिर हिला करके सम पे आता है। जैसे आप मान लीजिए धा गे ना ती ना क धी ना धा, तो वो ऐसे करके वो सम पर आ करके अपना सिर हिलाता है, जिससे कि दर्शकों को पता चल जाता है कि हाँ अब ये समाप्ति की ओर है। ठीक है, फिर आपके ये तो हो गए सम से बनने वाले प्रश्न। अब आपका नेक्स्ट आता है विभाग। ठीक है, तो आपका विभाग आता है ताल की संपूर्ण मात्राएं जिस हिस्से में बटी रहती हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं। जो भी जिस भी ताल की आपकी संपूर्ण मात्राएं होती हैं, जिस हिस्से में बंधी रहती हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थान को हम विभाग कहते हैं। जैसा कि आपकी 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा को हम जब 4-4 मात्राओं में बांट देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, 4 मात्रा का एक विभाग कहते हैं। और इजी भाषा में समझिए, जैसे कि आपका एक घर होता है और एक घर में कई सारे कमरे होते हैं। ठीक है, तो हम उसको पार्टीशन करके कहते हैं, जे एक कमरा, जे 2 कमरा, जे तीसरा कमरा, जे चौथा कमरा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही आपका ताल में भी होता है। ताल में भी वो जिस मात्राओं को बंदिश बांधा जाता है, तो उसको भी हम एक विभाग कहते हैं। फिर आपका दूसरा अगला क्वेश्चन होता है ताल शास्त्र में हिस्से व विभागों को किस नाम से जानते हैं। जो हमारे ताल शास्त्र है उसमें हम जो इन विभागों, जो हम विभाग बनाए हैं, उन विभागों या हिस्सों को जो हमने हिस्से किए हैं, उसके बांटे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं ताल शास्त्र में। तो ताल शास्त्र में हम उसको भाग या खंड के नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाए कि ताल शास्त्र में इन हिस्सों को या विभागों को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा खंड या भाग के नाम से जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विभाग ताल की मात्राओं के कैसे समूह होते हैं। जो आपकी ताल है, किसी भी विभाग ताल की मात्राओं में कैसे समूह होते हैं, तो ताल के भीतर कुछ छोटे समूह होते हैं। छोटे छोटे समूह में बंटते हैं वो, कि आपके कभी आप देख लीजिए, कभी आपका एक विभाग 2 मात्राओं का तो छोटा हो गया, आपकी पूरी मात्रा 12 मात्रा की हो गई, लेकिन आपका जो विभाग बटा वो आपका 2 मात्राओं का छोटा विभाग बना। ऐसे आपका कभी 3 मात्रा का एक विभाग हो सकता है, कभी आपका 4 मात्राओं का विभाग हो सकता है। तो वो पूरी ताल का जो विभाग होता है वो छोटे हिस्से में बटा होता है।
तो आपका आंसर आएगा ताल के भीतर छोटे हिस्सों में बटा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, किसी भी ताल में विभागों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि कैरवा ताल में आपके 2 विभाग हैं, 3 ताल में आपके 4 हो गए, रूपक में 3 हो गए, तीव्रा में 3 हो गए हैं, 1 ताल में 6 हो गए, और आपकी उसमें रुद्र ताल में तो 11 विभाग है। तो लेकिन आपके अगर ऑप्शंस में आ जाए 1 से लेकर के 7 विभाग होते हैं, 2 से लेकर के 7 विभाग होते हैं, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। और आपको दे दे कि 2 से लेकर के 11 विभाग होते हैं, 10 विभाग होते हैं, या कह दे वो 2 से अधिक विभाग हो सकते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ 2 से अधिक विभाग हो सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विभागों में कितनी मात्राएं हो सकती हैं। विभागों में कितनी मात्राएं हो सकती हैं। तो विभागों में समान मात्राएं भी हो सकती हैं और असमान मात्राएं भी हो सकती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आपके 3 ताल के विभागों में 4-4 मात्राएं होती हैं, लेकिन वहीं आपके झप ताल के विभाग में विषम मात्राएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि आपके पहले विभाग में कितनी हो गई, 2 मात्रा, दूसरे विभाग में कितनी हो गई, 3 मात्रा। तो आपकी समान मात्रा की ताल भी होती हैं और विषम मात्रा की ताल भी होती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, ताल किसके माध्यम से अधिक स्पष्ट दिखती है। ताल जो है वो आपके किसके माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। तो आपका वो विभाग के माध्यम से ही देख सकती है। वो कैसे, वो आपका ऐसे, जैसा कि मान लीजिए आपकी 16 मात्रा हो गई। अब 16 मात्राओं को हम 4-4 विभाग में बांटते, तो इसलिए मतलब बांटा हमने कि वो अपनी गति को खो ना दे या अपना वो स्वरूप खो ना दे, इसलिए उसका जो विभागीकरण होता है वो करना अति आवश्यक होता है। तो यह विभाग के माध्यम से वो अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, गायन या वादक को विभाग किस प्रकार सहायता देते हैं। विभाग जो है वो गायक वादक को किस प्रकार सहायता देते हैं। तो ताल की वह किस मात्रा पर है, इसको समझने में विशेष महत्व विभाग के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई गायन वादन है, वो अपना गायन शुरू कर रहा है। अब हमारे तालियां वो ले ली हमने, 10 मात्रा ले ली। अब जब हमारे विभाग ही हमें समझ नहीं आएगा, मान लीजिए वो वादक है, वादक उस पर संगत दे रहा है गायक के साथ, और वो दे रहा है कि ऐसे करके फिर ऐसे कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ अब खाली आने वाली है, अब ताली आने वाली है, या अब सम आने वाला है। तो वो उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या देते हैं, एक तो आपके विभाग भी देते हैं, आपके ताली और खाली भी देती हैं उसमें। ठीक है। और बोलों का भी विशेष महत्व होता है इस बात का, कि वो बोलों से ही पहचान जाता है कि हाँ अब तेरे खाली वाले बोल आ गए कि अब भरी वाले बोल आ गए। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इन विभागों के स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए क्या किया जाता है। जो इन विभाग होते हैं उनको स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं। फिर आपका आंसर आएगा, प्रत्येक विभाग की प्रथम मात्रा पर ताली दी जाती है। ठीक है। जब भी हम किसी भी विभाग को हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तो उसकी प्रथम मात्रा जो होती है हम उस पर ताली दिखाएंगे या फिर हम उस पर खाली दिखाएंगे, तभी समझ में आता है कि हाँ अब ये वाली ताल पूरी हो गई है, कि ये वाली विभाग पूरा हो गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, विभागों को किस नाम से जानते हैं। विभागों को हम किस नाम से जानते हैं। तो सम, ताली, खाली के नाम से जानते हैं। जितने भी आपके विभाग होते हैं उसको हम सम, ताली और खाली के नाम से जानते हैं। जैसे कि पहला विभाग सम वाला, दूसरा विभाग ताली वाला, तीसरा विभाग खाली वाला, चौथा विभाग फिर से ताली वाला, पांचवा विभाग फिर से खाली वाला, ऐसे करके हम उसको जानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ताल की मात्रा व बोलों को निश्चित कर लेने के बाद तीसरी आवश्यकता किसकी होती है। जब आपकी ताल की मात्रा व बोलों की निश्चित कर लिया जाता है, मात्रा व बोलों को निश्चित कर लिया जाता है, तो जो तीसरे नंबर पर जो आवश्यकता होती है वो किसकी होती है। तो भाई वो तीसरी आवश्यकता विभाग की होती है।
पहली आवश्यकता किसकी हो गई आपकी? मात्राओं की। कि हमें जब ताल का हमें निर्माण करना है, कि हम मान लीजिए हमें एक ताल का निर्माण करना है किसी भी ताल का, तो हमें पहले उसकी मात्राओं को हमें ध्यान रखना है, हमें कितनी मात्राओं के ताल का निर्माण करना है। बहुत ही हमारी पहली फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है हमारी कि हमें कितने बोलों को लेना है, कौन कौन से बोलों को लेना है, भरी को कहाँ लेना है, खाली को कहाँ लेना है, कैसे बोल लेने हैं, बंद बोल लेने हैं या खाली बोल लेने हैं। ठीक है, बंद मतलब बंद का बोल है कि बंद जो तबले पर बंद बोल बजते हैं उनका प्रयोग करना है, या हमारे खुले बोल बजते हैं उनका प्रयोग करना है। उसके बाद आपका तीसरी कंडीशन है, तीसरी जो आवश्यकता होती है वो आपकी विभाग की होती है। कि हमने पहले मात्राओं का बोलों का निश्चित कर लिया कि हमारे इतने इतने बोल इतनी इतनी मात्राएं होंगी, तब हमें उसको विभाग में बांटना कि हमें एक विभाग में 2 मात्रा लेनी है, कि हमें एक विभाग में 3 या 4 मात्रा लेनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपके विभाग से बनने वाले प्रश्न। अब आपकी जो छठ आती है, नेक्स्ट आती है, वो होता है आपका ठेका। तो ठेके से आपके बनेंगे ताल बाधों पर बजाए जाने वाले बोलों के समूह को हम क्या कहते हैं। जो हमारे ताल बाधों पर जो बजाए जाते हैं उन बोलों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो हम उनको ठेका कहते हैं। ठेके के दूसरे स्वरूप का नाम बताइए। जो आपका जो ठेके का दूसरा स्वरूप होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका ताल। ठेके को हम ताल के नाम से भी जानते हैं, या ताल का दूसरा नाम भी लेके पूछ सकता है वो आपसे। पहले तो आप वो कह सकता है कि ठेके का आप दूसरा नाम बताइए या उसका दूसरा स्वरूप बताइए, तो आप बताएंगे ताल। वो ताल को भी आपको प्रश्न बना के पूछ सकता है कि ताल का दूसरा नाम या दूसरा स्वरूप बताइए, तब आप बताएंगे ठेका होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ताल को प्रदर्शित करने के लिए कितने प्रकार होते हैं। जो हम तालों को प्रदर्शित करते हैं वो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार से हम तालों को प्रदर्शित करते हैं। एक तो हम हाथ पर ताली और खाली दे करके प्रदर्शित करते हैं ताल को पूरी, एक हम तबले पर बजा करके प्रदर्शित करते हैं। तो आपके 2 कितने हो गए, 2 प्रकार से हम उसको दिखाते हैं, एक हाथ पर ताली दे करके, खाली दे करके, और एक तबले पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि ताल दिखाने का साधन किसे माना जाता है। ताल दिखाने का साधन किसे माना जाता है, तो ठेके को माना जाता है। ताल दिखाने का साधन ठेके को माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है हाथ पर मात्राएं कैसे गिननी जाती हैं। जो आपकी हाथ पर जो मात्राएं हो गई वो हम कैसे कैसे गिनते हैं, इनको हम कैसे गिनेंगे, तो हम इसके अंकों के माध्यम से गिनते हैं। ठीक है, अंकों के माध्यम से तो गिनते हैं, जैसे कि हमें 4 मात्रा हो, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने अंकों के माध्यम से तो गिना हमने इसको। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन होता है ठेके के बोलों का सहारा हम कब लेते हैं। जो हमारे ठेके के बोल होते हैं हम उसका सहारा हम कब लेते हैं, तो बाधों पर बजाने के लिए हम ठेके के बोलों का सहारा लेते हैं। जब तक हमारे पास ठेके के बोल नहीं होंगे, जब तक हम तबले पर कुछ भी नहीं बजा सकते, इसलिए हमें उसके सहारा लेना ही पड़ता है, हमें बोलों का उसके। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेके में कैसे वर्णों का प्रयोग होता है। ठेके में कैसे वर्णों का प्रयोग होता है, तो साधारण वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, साधारण वर्ण ही देख लीजिए, आपके हिंदी वर्णमाला में कितने आएंगे, तो लेकिन आपके ना खा आएगा, ना आपका शा आएगा, ना सा आएगा, मतलब ऐसे ना ला आएगा, ना ठा आएगा, ऐसे बोल नहीं आते उसमें। ठीक है, इसलिए साधारण वर्णों का ही प्रयोग होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है इसकी लयकारी कैसी होती है। जो आपके ठेके की लयकारी है वो कैसी होती है, तो वो आपकी हर एक प्रत्येक विभाग में लयकारी बराबर ही होगी। आपके ठेके की लयकारी कैसी होगी, बराबर ही होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेके में कितने आवर्तन होते हैं। ठेका आपका कितने आवर्तन का हो सकता है, तो ठेका सिर्फ आपका एक ही आवर्तन का होगा, 2 आवर्तन का आपका ठेका नहीं बन सकता। अगर आपका 2 आवर्तन का हो गया तो वो आपके 2 गुण में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ठेका आपका सिर्फ एक ही आवर्तन का होता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेके में किस प्रकार के बोल हो सकते हैं। ठेके में किस प्रकार के बोल हो सकते हैं, तो ठेके में आपके गंभीर ताल के बोलों भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए गंभीर ताल का आपने निर्माण किया है तो आपके गंभीर बोलों का प्रयोग होगा, और आपने मधुर ताल का निर्माण किया है तो आपके मधुर बोलों का प्रयोग होगा। जैसे कि आपकी कहरवा ताल वो मधुर बोल में आती है तो आपके उसके मधुर बोल हैं, और आपके चार ताल, एक ताल है और एक धमार ताल, वो आपकी गंभीर प्रकृति की तालें हैं तो आपके उसमें गंभीर बोलों का प्रयोग है। ठीक है, और इसमें आ सकता है कि ठेके का निर्माण और उसमें हो सकता है, तो आपकी एक आंसर और है इसमें ऐड कीजिएगा आप कि इसमें बंद बोलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम खुले बोलों का भी प्रयोग कर सकते हैं ठेके का निर्माण करते समय। फिर आपका आएगा ठेके को क्या मतलब मापने का साधन माना जाता है। ठेके को क्या मापने का साधन माना जाता है, तो आपका लय मापने का साधन माना जाता है, और ताल को भी हम लय मापने का साधन मानते हैं। आपके दो क्वेश्चन हो जाते हैं कि लय मापने का साधन किस किस को माना जाता है, तो आपके ठेके को भी और ताल को भी लय मापने का साधन मानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है ठेके पर किस प्रकार विभाग सम खाली ताली है प्रकट कर मतलब सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो बोलों के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, पहचान सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन देखिए, ठेके पर हम किस प्रकार से विभाग सम ताली और खाली पहचान सकते हैं, तो बोलों के माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारे ताली के बोल अब आ गए और हमारे खाली के बोल अब आ गए। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेका किस युग की देन है। जो आपका ठेका है वो किस युग की देन है, तो आपका ठेका मध्यम कालीन युग की देन है। ठेका जो है मध्यम कालीन युग की देन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है प्रत्येक ताल के वजन के अनुरूप जो विभिन्न बोलों का वर्णों की सहायता से रचना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ताल के शुद्ध रूप को ठेका कहते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ताल का आधार क्या है। ताल का आधार क्या है, तो आपका ताल का आधार ठेका होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेके का संकेत हमें किस शताब्दी में देखने को मिलता है। ठेके का संकेत हमें कौन सी शताब्दी में देखने को मिलता है, तो आपका होगा 13वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ठीक है, ठेके का प्रयोग हमें 13वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेका किस पर अपभ्रंश रूप है। ठेका जो है किसका अपभ्रंश रूप है, तो ठेका जो है ठोका का अपभ्रंश रूप है। क्या है, ठोका। ठेका को हमें ठोका अपभ्रंश रूप है। जैसे हम ठेका लिखेंगे तो ठे पे तुम्हारी छोटी वो उसकी छोटी ए की मात्रा आ जाएगी, और जब हम उस पर छोटी ओ की मात्रा लगा देंगे तो ठोका हो जाएगा, तो उसका ही अपभ्रंश का रूप है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है ठेका निर्माण कैसे होता है। जो आपका ठेके का निर्माण है वो कैसे होता है, तो आपका गायन वादन की शैली के अनुरूप ही आपके ठेके का जो हैगा निर्माण होता है। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, ठेके का निर्माण कैसे होता है, तो गायन वादन की शैली के अनुरूप ही आपका ठेके का निर्माण होता है। ये आपके 38 क्वेश्चन बन जाते हैं इन तीनों से, किससे, सम से, विभाग से और किससे, ठेके से। मिला के कितने हो गए आपके 38 क्वेश्चन हो गए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, पसंद आ रही है क्लास या नहीं आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको इससे अगली और परिभाषाओं के साथ। ओके, बाय बाय।